क्लास डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए खास है, क्योंकि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018 का जो पेपर है उसी को सॉल्व किया जा रहा है। और बच्चे विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर 2015, 2016, 2017, 2018 इन चारों पेपरों मॉडल पेपर को अगर हल कर लेते हैं तो उनको परीक्षा में कोई दिक्कतें नहीं आने पाएंगी। इसलिए खास करके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को विदित किया जाता है कि इसमें कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं और 10 प्रश्न दो नंबर के। तो जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 15 हैं शुरुआत के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, और उसके बाद फिर 15 प्रश्न एक एक नंबर के ही होते हैं, उसके बाद 10 प्रश्न दो नंबर के। तो हम चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा? यह प्रश्न है। इसमें ऑब्जेक्टिव है स्टेनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर, बागले। इसमें कौन सही है? स्टेनले हॉल। पहले में क्या है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने ही संघर्षों, तूफानों व झंझावतों का काल बताया। इसलिए प्रश्न पूछा गया, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जो सूत्र, बुद्धिलब्धि का सूत्र बताया गया कि बुद्धिलब्धि यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र का मापन किया जाता है। किसमें? अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का, लंबाई का। इसमें क्या है? बुद्धि लब्धि का, यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछ लिया गया है। अब तीसरा प्रश्न है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो अगर मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन संरचना की बात करे, नए नए निर्माणों की बात करे, तो उसमें सृजनात्मकता होता है। क्या होता है? सृजनात्मकता। तीसरे में सृजनात्मक। और चौथा क्या है? चौथा प्रश्न पूछा गया, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? उसमें ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास, सामूहिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता और शारीरिक भिन्नता। तो इसमें क्या होगा? वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता यानी चौथे में क्या पूछा गया? शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्ति आदि में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है तो उसको वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। पांचवा है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया? पांचवा, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को जो कठिनाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें शारीरिक विकास से, बौद्धिक विकास से, व्यवसायिक विकास से, समायोजन से। तो इसमें क्या होगा? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, यह आपका पांचवा था। छठा प्रश्न पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यानी सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व सिद्धांत के विकास को क्या कहा जाता है? पहला है शारीरिक विकास का सिद्धांत, दूसरा भावनात्मक विकास का सिद्धांत, और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, और चौथा भावात्मक यानी ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
विश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखिए सातवां प्रश्न क्या पूछा गया है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है। क्या पूछा गया, परोक्ष वस्तुओं के चिंतन में, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है कल्पना, दूसरा चिंतन, तीसरा तर्क, चौथा स्मृति। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कल्पना, क्योंकि परोक्ष वस्तुओं के जो प्रत्यक्ष होती है वो दिखाई देती है, लेकिन जब परोक्ष होती है तो कल्पना। क्या है, कल्पना। आठवां प्रश्न क्या है, आठवें में है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। इसमें क्या हुआ, तर्क, क्योंकि अगर किसी समस्या का समाधान करने के लिए अनुभवों को नए ढंग से जब समायोजित किया जाता है तो उसमें तर्क की प्रधानता होती है। 9 नंबर, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा संवेगात्मक स्वास्थ्य, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य, चौथा सभी। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन सभी के द्वारा होता है, शारीरिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा और मानसिक भी होगा, तो सभी। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीखने की मात्रा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है। अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र, बुद्धिलब्ध। क्या कहलाती है, अधिगम वक्र। सीखने के लिए क्या, अधिगम वक्र। 11वां प्रश्न आपका है, जब कोई बालक सीखने में तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है। यह थांडाइक के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, तत्परता का, तत्परता का सिद्धांत। क्योंकि थांडाइक का जो है, जब किसी बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो थांडाइक का उसमें जो तीनों सिद्धांत हैं उसमें से तत्परता का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। अब 12वें नंबर पर चलते हैं। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होकर के सीखता है। यानी सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत, चौथा है अनुकरण यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति में यह सीखने या सूझ के सिद्धांत पर है, यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत पर आधारित है। यह 13वां प्रश्न आपका है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है। वे प्रेरक जिन्हें वह प्रयासों से प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है। अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक और व्यवहारिक परिस्थिति प्रेरक। तो इसमें क्या होता है, अर्जित प्रेरक, यानी जब प्रयासों से होता है तो उसको अर्जित किया रहता है, तो इसको अर्जित प्रेरक कहते हैं। अर्जित प्रेरक। 14वां नंबर देखिए, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं किसके अंतर्गत। ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत और स्मृति के अंतर्गत। तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, जो याद की चीजें होते हैं उसको पुनः से याद कैसे किया जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, स्मृति के अंतर्गत।
स्मृति के अंतर्गत। अब देखिए 15वां प्रश्न आपका, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, सभी। इसमें क्या होगा? माध्यिका। माध्यिका में दो बराबर भागों में बांटा जाता है। अब 16वें नंबर पर 16वां प्रश्न क्या है? अतिलग्न उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, 15 प्रश्न हुए एक एक नंबर के। अब 16 से लेकर के 30 तक वो भी एक एक नंबर के होंगे। तो इसमें क्या है? बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? 3 वर्ष, कहीं कहीं 6 वर्ष भी है, तो 3 वर्ष, यानी शैशवावस्था की आयु कितनी है? 0 से 6 भी कहते हैं और 3 भी है। 17 नंबर पे, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? जन्म के समय शिशुओं के भीतर 2 संवेग पाए जाते हैं। कितने? 2 संवेग। और 18 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 18 है, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। किसने? थॉर्नडाइक। 19वां नंबर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? ये प्रायः प्रक्रियावादी होते हैं तथा जैसे पूछा गया कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से तात्पर्य, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या है? तो अंतर्मुखी वही होगा जो प्रतिक्रियावादी होगा, यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करेगा। क्या होगा? यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप प्रस्तुत करेगा, ढालने का प्रयास करेगा। यानी इसको लिखते हैं, ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं। प्रतिक्रियावादी। 20 नंबर पे 20वां प्रश्न आपका है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 90। कितनी होती है? 90। 21 नंबर, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? टीएटी परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मुरे। किसने? मॉर्गन एवं मुरे ने किया। 22 नंबर, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 23वें नंबर चलते हैं। 23वें नंबर क्या है? सीखने का स्थानांतरण। क्या है? सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय किसने दिया या किसे कहते हैं? तो सीखने का स्थानांतरण नियम जो है, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान कुशलता का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी बताया गया ना, सीखने के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान व कुशलता का सीखने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह परिमार्जित किया जाता है, वही स्थानांतरण कहलाता है। फिर 24 नंबर क्या है? बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन
जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो शारीरिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक विकास। 25वें नंबर पर 25वां प्रश्न आपका है, वैयक्तिक व सामूहिक परीक्षण में मुख्य अंतर। वैयक्तिक एकल होता है जबकि सामूहिक कई लोगों के साथ होता है। यानी वैयक्तिक एकल, सामूहिक कई लोगों के साथ। 26 नंबर पे आपका पूछा गया, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो अर्जित है प्रतिष्ठा। यानी प्यास, भूख और क्या क्या बताया गया? प्यास, भूख, निद्रा और प्रतिष्ठा में अर्जित कौन है? प्रतिष्ठा है। फिर 27 नंबर पर 27वां प्रश्न आपका है, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? मुख्य 3 नियम बताए ना, और गौण 5। यानी थार्नडाइक ने अपने सीखने के नियम के अंतर्गत मुख्य 3 नियम और गौण 5 नियम बताए। 28 नंबर पर 28 आपका है, देखिए, हमेशा जो भी पावलोव ने सीखने के संबंधित अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, उसने क्या हुआ? पावलोव ने सीखने के संबंधित जो नियमों का प्रतिपादन किया था, उसकी चर्चा किसके ऊपर किया? पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर। फिर 29 नंबर पे आपका है, सीखी गई सामग्री पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? जो सीखी गई है पुनः उसको याद नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विस्मरण। क्या? विस्मरण, जो भूल जाती है। और 30 नंबर पे 30वां प्रश्न क्या है आपका, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? जो अवर्गीकृत प्रदत्त है उसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक। ये था आपका 30 प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं। अब लघु उत्तरी प्रश्न जो 2-2 नंबर के, यानी 31 नंबर क्या पूछा गया? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। क्या प्रश्न पूछा? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि उसकी सामाजिक भावना के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। निम्नलिखित में सबसे पहला तो है लिंग संबंधित चेतना। जब उनके अंदर विकास आने की बात आती है तो लिंग संबंधित चेतना आती है, और दूसरा नंबर समूह के प्रति वफादारी होती है, तीसरा नंबर समाज सेवा की भावना होती है, और चौथा नंबर है तीव्र संवेगों की अवधि होती है, और नेतृत्व का विकास होता है, और भविष्य के लिए चिंतन होता है। तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चों के जो सामाजिक भावना का विस्तार है ये निम्न प्रकार है: लिंग संबंधी चेतना, समूह के प्रति वफादारी, समाज सेवा की भावना, तीव्र संवेगों की अवधि और नेतृत्व का विकास, भविष्य के लिए चिंतन। अब अगला प्रश्न है 32वें प्रश्न क्या पूछा गया? उसमें पूछा गया कि बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, पर इसका समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का। तो वंशानुक्रम पहले क्या है? वंशानुक्रम समझ लें आप। बालक वंशानुक्रम के माध्यम से मानसिक योग्यताएं अर्जित करता है। इन योग्यताओं
में वातावरण किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकता। अब दूसरा वातावरण की बात अगर करते हैं तो व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए वातावरण का बहुत योगदान है, क्योंकि व्यक्ति को उसकी बौद्धिक योग्यताओं के प्रदर्शन के लिए विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। जब तक वह वातावरण से समायोजन नहीं करेगा तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। अब 33 नंबर, आपका 33 नंबर जो प्रश्न है वह है सीखने के पठार के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। क्या पूछा? सीखने के पठार के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले कारण जान लें। देखिए, इसके निम्नलिखित कारण बताए गए। सीखने की अनुचित विधि, पहला कारण तो यह हो गया सीखने की अनुचित विधि। अब दूसरा हुआ कार्य की जटिलता, जब जटिल कार्य होगा तो सीखने में दिक्कत आएगी, पठार आएगा। तीसरा है मानसिक योग्यता का विकास, यानी मानसिक योग्यता का अभाव कह सकते हैं, मानसिक योग्यता का अभाव। और है मनोशारीरिक सीमा। पांचवा है मानसिक योग्यता यानी पठन सामग्री का कठिन होना। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जब सामग्री कठिन होती है तो उसमें उनका मन नहीं लगता, तो सीखने में पठार आ जाता है। अब प्रेरणा का प्रभाव यानी अभाव कह सकते हैं। अगर प्रेरणा का अभाव है, आप पर किसी प्रेरणा का प्रभाव नहीं है, तब भी उसमें पठार आ जाएंगे। ये तो थे कारण। अब इसके निवारण, किसके? यानी सीखने के पठार के कारण और उन्हें दूर करने के उपाय। तो उपाय को निवारण बताया जा रहा है। निवारण भी निम्नलिखित है। पहला तो अध्यापक को शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए। जो अध्यापक उनको पढ़ा रहा है वो अपनी शिक्षण विधि में सुधार नहीं कर पाएगा तो बच्चा भली भांति सीख नहीं पाएगा। और दूसरा, बालकों को सहानुभूति व प्रेम से पढ़ाना चाहिए। बच्चे और अध्यापक में सहानुभूति रवैया होना चाहिए। तीसरा है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। जो भी विषय हैं अगर उनके अंदर रुचि नहीं उत्पन्न की जाएगी तो उसका निवारण असंभव है। फिर 34वां नंबर चलते हैं। 34वां नंबर क्या है? पावलाव के संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? तो पावलाव के संबद्ध प्रक्रिया के लिए अभी जो हमने आप बनाई है इसके पहले वीडियो, अगर उसको आपने लाइक एवं सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से आप पिछले उसमें वीडियो में अध्ययन इसका किए होंगे। लेकिन मुख्य रूप से यह जान लीजिए, संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का आधार शरीर क्रिया चिंतन का सिद्धांत है और मुख्य रूप से व्यवहारवादियों के अनुसार यह सिद्धांत मनुष्यों के अधिगम क्रिया में बहुत से संयोगों की सफलता पूर्वक व्याख्या करता है। उस सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना और अनुक्रिया का जो संबंध है वही अधिगम है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक पावलाव थे। तो देखिए, इस मत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुबंध का सिद्धांत व्यवहारवाद की देन है। यह सिद्धांत शरीर विज्ञान से जुड़ा है। अनुबंध जो है स्नायु मंडल में स्थापित होता है और स्नायु मंडल का वातावरणीय उद्दीपन किस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होता है उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है। और इस सिद्धांत को संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये था पावलाव का सिद्धांत। तो पावलाव के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत यही है। 35 नंबर पर चलते हैं। 35वां प्रश्न आपका क्या है? 35वें में अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? क्या है? अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा के प्रकार बताइए, पूछा गया। तो अप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ यह है कि जब हमें किसी कार्य को प्राप्त करने के, कार्य को करने का जब बोध होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा ब्लूम के टेक्सोनॉमी में, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। देखिए, इसमें जब हम किसी कार्य को करने के लिए हमको बोध होता है तो उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रक्रिया
संभव नहीं हो पाती, अर्थात उत्तेजना को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से हमारा तात्पर्य केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। यह एक अदृश्य शक्ति है। अब प्रकार की बात आती है तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की बताई गई, जन्मजात जैविक या सकारात्मक, या दूसरा है अर्जित या नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो जन्मजात क्या है? तो जन्मजात अभिप्रेरणा से में बालक कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है और उसमें उसको सुख प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। किसको? जन्मजात को। और दूसरा अर्जित या नकारात्मक जिसको कहते हैं, इसमें बालक किसी कार्य को दूसरे की इच्छा से यानी बाह्य प्रभाव के कारण करता है। अगर कोई शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है, निंदा करता है, पुरस्कार देता है, यानी ये सारी चीजों का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा भी प्रदान कर सकता है। इसे बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 36 नंबर पर प्रश्न पूछा गया, ध्यान एवं रुचि क्या है? ध्यान एवं रुचि में संबंध बताइए, या ध्यान एवं रुचि में अंतर क्या है? तो देखिए, रुचि और ध्यान का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मैकडूगल ने कहा कि रुचि गुप्त है। क्या कहा? मैकडूगल ने कहा कि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। अब देखिए, रुचि एक मनोवैज्ञानिक संरचना है तथा ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। रुचि और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। रुचि के अभाव में ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता और ध्यान के अभाव में रुचि भी नहीं उत्पन्न हो सकती। जैसे किसी बालक को किसी विषय में रुचि नहीं है तो उसमें पढ़ने में उसका ध्यान नहीं लगेगा, और जब किसी विषय पर उसका ध्यान लगने लगेगा तो धीरे धीरे उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। 37 नंबर प्रश्न पर क्या है? 37 है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? तो वैयक्तिक विभिन्नता तो यह होती है कि जो अधिगम में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं वो उसका प्रभाव उसकी उपलब्धि पर पड़ता है, और बुद्धि तथा व्यक्तित्व तो वैयक्तिक भिन्नता का आधार है। इसके कारण सीखने की क्रिया हमेशा प्रभावित होती रहती है। मैरिसन के अनुसार इसमें बताया गया कि बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण आदि संबंधित जो विचलन है वही सब इसको प्रभावित करते हैं, यानी यही वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। अब 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि स्मृति को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देकर के समझाइए। तो पिछले वीडियो में स्मृति पर बहुत बढ़िया व्याख्यायित करके उसके अर्थ प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। अगर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए होंगे तो पीछे जाकर के इसको भली भांति देख सकते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर जानना है तो स्मृति की परिभाषा पर चलते हैं। तो स्काउट महोदय ने बताया था कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। परिभाषा में बताया स्काउट ने कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है और स्मृति के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, जैसे बताया गया कि स्थायी स्मृति, वैयक्तिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, रटंत स्मृति, यांत्रिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति, ये तमाम प्रकार की स्मृतियां हैं। तो स्थायी स्मृति वो होती है कि जो कभी भूलती नहीं है। रटंत स्मृति वो होती है कि जो बार बार रटने की पुनरावृत्ति करता है बच्चा, जैसे गिनती पहाड़ा आदि, या छोटे बच्चे कविता कहानी रट लेते हैं और उनको कभी भूलता नहीं है। और आपका जो यांत्रिक बताया गया, तो मोटर वाहक अगर मोटर चलाता है तो उस पहले से उसको ज्ञान होता है कि हमको कौन उसमें जरूरत पड़ने पर किस विधि का प्रयोग करना है। और जो इंद्रिय जनित है उसमें बच्चों को अपनी इंद्रियों पर मेमोरी काम करती है, स्मृति याद आती है। जैसे खट्टेपन को देख करके उसके अंदर उस स्वाद का, इमली को देख करके ही खट्टापन महसूस करे, या मीठा को देख करके उसके अंदर मीठे की भावना
आए। ये था आपका स्मृत। अब 39 नंबर आपका प्रश्न है, आप कक्षा में बच्चों को भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे? भूलने की गति को रोकने के उपाय बताइए। तो कैसे नियंत्रित करेंगे? पहली बात तो यह है कि बच्चों को भूलने के लिए जो पाठ्यक्रम है उनको ये बताइए कि उसको बार बार दोहराएं और उनको उनका मूल्यांकन करें। दूसरी बात है, भूलने की गति तब तक उनकी नहीं रुकेगी, यानी अगर भूलने की क्रिया को नियंत्रण करना है तो पाठ्यक्रम को दोहराते रहें, उसका मूल्यांकन करते रहें। और दूसरी बात, रोकने के उपाय, गति रोकने के उपाय की बात है तो सबसे पहले पढ़ी हुई बात को दोहराएं बार बार, दूसरी लिख करके पढ़ें, तीसरी बात दिमाग को फालतू व बेकार बातों से दूर रखें, तीसरी पढ़ते समय अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करें। यानी 40वां नंबर प्रश्न। और लास्ट प्रश्न आपका क्या है? सांख्यिकी किसे कहते हैं? यानी सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई है। प्राचीन काल में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग राज्य के कामकाज के संदर्भ में किया जाता था। राज्य की जनसंख्या की गणना, उपज, जीवन मरण अनुपात, कर की दर, आय व्यय, यानी ये तमाम चीजें उन्हीं आंकड़ों पर प्रदर्शित होता था। तो इन्हीं आंकड़ों को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता था। और सांख्यिकी के प्रकार में तो इसके निम्नलिखित प्रकार हैं: वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानित सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी। ये था आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2008 का 40 प्रश्नों का विश्लेषण। धन्यवाद।